क्या बाहुबली अतीक अहमद के अपराधों का कनेक्शन सरहद पार पाकिस्तान से था या फिर फिल्म धुरंधर 2 में इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। देखिए, धुरंधर का पहला भाग लारी और एक लोकल डकैत की कहानी तक सीमित था। लोगों ने उस फिल्म को खूब पसंद किया, लेकिन जैसे ही कहानी दूसरे पार्ट में पहुंचती है स्केल अचानक बढ़ जाता है। इस बार कहानी कराची से लेकर इलाहाबाद तक फैली दिखाई गई है और यहीं से सवाल उठता है, क्या वाकई कोई ऐसा कनेक्शन था। इस बार फिल्म की कहानी उस माफिया राज पर फोकस करती है जिसने सालों तक इलाहाबाद में अपना दबदबा बनाए रखा। फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार मंगाता था और उसका नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। तो अब सवाल यह है, क्या इस फिल्म में दिखाया गया सच है। खास तौर पर एक सीन जिसमें अतीक अहमद की हत्या दिखाई गई, वह सीन लगभग वैसा ही दिखता है जैसा असल में हुआ था। फिल्म में एक डायलॉग बार बार आता है, मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, और फिर अचानक गोलियां चलती हैं। इस फिल्म में अतीक अहमद को सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि एक ऐसे किरदार के रूप में दिखाया गया है जो सरहद पार से हथियारों की सप्लाई से जुड़ा हुआ था। यहीं से लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता, क्या अतीक अहमद सिर्फ अपराधी था या उसका आतंक से भी कोई लिंक था, या फिर ये सब फिल्मी कहानी है। तो चलिए समझते हैं फैक्ट बनाम फिल्म। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक अहमद से पूछताछ हुई तो कुछ बातें सामने आई। यूपी पुलिस की चार्जशीट और एफआईआर के अनुसार अतीक के संबंध पाकिस्तान के एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से होने का दावा किया गया था। यह भी कहा गया था कि पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं और फिर नेटवर्क के जरिए उन्हें आगे पहुंचाया जाता है। हालांकि अतीक के समर्थकों ने इन दावों को हमेशा खारिज किया और यह भी सच है कि अदालत में आरोप पूरी तरह साबित नहीं हो पाए थे। फिल्म इन्हीं दावों को आधार बनाकर अतीक को एक इंटरनेशनल विलन की तरह पेश करती है। अब आते हैं फिल्म के दूसरे बड़े हिस्से पर, इलियास कश्मीरी वाला एंगल। फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद की बातचीत इलियास कश्मीरी से होती है, लेकिन हकीकत क्या है। इलियास कश्मीरी अल कायदा का बड़ा नाम था जो 2011 में अमेरिकी ड्रोन हमले से मारा जा चुका था। तो फिर 2023 की कहानी में उसका होना पूरी तरह फिल्मी प्रोपेगेंडा लगता है। यहाँ साफ तौर पर क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। अब बात उस सीन की जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। 15 अप्रैल 2023 की रात लाइव टीवी के सामने अतीक और अशरफ की हत्या। फिल्म में यह सीन लगभग वैसा ही दिखाया गया है। पुलिस मौजूद, कैमरे मौजूद, हमलावर पत्रकार बनकर आए और फिर गोली चल गई। यह सीन असलियत के काफी करीब है और यही सवाल उठता है, इतनी सुरक्षा के बीच ये कैसे हुआ। और अब बात करते हैं जेल एंगल की। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि वो जेल के अंदर ही अपना नेटवर्क चला रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश भी इसी जेल में बनी थी। फिल्म इसी हिस्से को काफी डिटेल में दिखाती है और यह बताने की कोशिश करती है कि कैसे एक अपराधी सलाखों के पीछे रहकर भी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। अब बात उन 3 लड़कों की जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी, लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य। फिल्म में इन्हें प्रोफेशनल शूटर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में इनकी कहानी अलग और जटिल है। इनके पास जो हथियार मिला वो टर्की मेड जिगाना पिस्टल था और आज भी यह सवाल बना हुआ है कि यह हथियार इनके पास कैसे पहुंचा। फिल्म इशारा करती है कि इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन था यह आज भी साफ नहीं है। अब बात करते हैं असद के इनकाउंटर की। 12 अप्रैल 2023 को झांसी में असद मारा गया। फिल्म में उसे एक उभरते अपराधी के रूप में दिखाया गया है, हालांकि उसके खिलाफ पहले कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं था। अब कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या यह फिल्म फैक्ट पर आधारित है या फिर इसमें एजेंडा भी शामिल है। अगर विश्लेषण करें तो करीब 7% हिस्सा असली घटनाओं पर आधारित लगता है, लेकिन बाकी 40% फिल्मी मसाला और कल्पना शामिल है। फिल्म में अतीक को एक बड़े खतरे के रूप में दिखाया गया है और घटनाओं को एक खास तरीके से पेश किया गया है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या न्याय का रास्ता अदालत से होना चाहिए या बंदूकों से। और आपने यह फिल्म देखी है या नहीं, अगर देखी है तो आपको क्या लगा, सच ज्यादा है या कहानी, कमेंट में जरूर बताइए।